Hello dear students, welcome again in the chapter agriculture and it is part third of the same chapter और आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम आगे एंड तक ले जाएंगे। तो आज पार्ट सेकेंड में मैंने आप लोगों से कुछ पूछा था कि आप बोलिए कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है तो क्या होगा। ध्यान दो, agricultural land is declining in India. एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है। द पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ध्यान दो बेटा, इंडिया को अगर हम देखते हैं, इंडिया का कितना ज्योग्राफिकल लैंड की परसेंटेज है कंपेयर टू द होल वर्ल्ड। इंडिया हैज जस्ट अराउंड 2.4% of geographical land of the world. Just 2.4% of the land of the world इंडिया के पास है। तो पॉपुलेशन भी कितनी होनी चाहिए थी? इतनी। लेकिन है क्या? पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 तब से ऑलमोस्ट 10 साल होने लगे। दैट मीन्स बहुत बढ़ गई भी होगी, लेकिन पहले आप 2011 सेंसस का लेते हैं। इट इज 17.5% पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन और इतना लैंड। और यहां भी हमने क्लास सेकंड में देखा कि इस 17.5% पॉपुलेशन के लिए भी एग्रीकल्चर कितना जरूरी है। नेशनल इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंटरनल ट्रेड हो, रेवेन्यू हो, हर सेक्टर में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन हो रही है। दैट मीन्स ऑलरेडी पर कैपिटल लैंड अवेलेबल कम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब अगर उसके बाद कि अराउंड 57% वर्किंग फोर्स अभी भी डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। हमारी नेशनल इनकम भी कुछ हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी कुछ हद तक इसी पे डिपेंड करता है। हमारी इंटरनेशनल ट्रेड भी, इंटरनल ट्रेड भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी, इकोनॉमिक प्लानिंग भी, रेवेन्यू भी इसी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लाइन हो रहा है, इट मीन्स देयर कैन बी डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो तो ध्यान दो, तो नेशनल इनकम पे इफेक्ट होगा। यस, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम इस पे डिपेंड करती है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है? ये आप सोचिए। क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना फास्ट होगा जितना हो रहा है? व्हाट अबाउट दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स? What about those people who work either in agriculture or industries or elsewhere who directly depend on agricultural items for their consumption requirements? क्या उनकी लाइफ में कोई असर होगा? अभी हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग भी फेल होती है जब एग्रीकल्चर फेल होगा। अब अगर एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लाइन हो रहा है, इट मे मेंट फेलियर इन द हार्वेस्ट। इन स्पेशल सर्कमस्टेंस इट मे मेंट फेलियर इन द एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या असर पड़ेगा? स्टेट रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? इंटरनल ट्रेड पे क्या असर पड़ा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे क्या असर पड़ेगा अगर ये हुआ? सो ये आप लोग बोलिए, आप लोग सोचिए ये क्या होगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड जो डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में, तो आप लोगों से अब
क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि इंडिया आज फूड सरप्लस कंट्री है, फूड सरप्लस है क्योंकि हमारे पास अभी एग्रीकल्चरल लैंड है। अब जब एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लाइन हो जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगी, तो चांसेस है कि इंडिया विल टर्न फ्रॉम फूड सरप्लस कंट्री टू फूड डेफिसिट कंट्री। फूड डेफिसिट, तो इंडिया क्या बनेगा? फूड डेफिसिट कंट्री फूड सरप्लस कंट्री से। ये एक हो गया। दूसरा जो अभी हमने देखा, जो पहले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि यहां बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, वर्किंग फोर्स ऑलमोस्ट 57% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। अब जब एग्रीकल्चरल लैंड डाउन हो जाएगा, एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लाइन हो जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो सकती है। अब अगर वो डिक्लाइन हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इंक्रीज और डिक्रीज। खुद जज कीजिए व्हाट कैन बी द पॉसिबल इंपैक्ट। अगर एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लाइन हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज? लेट इट बी डिसाइडेड बाय यू पीपल। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक हैंडलूम, राइस हस्किंग या ऑयल सीड क्रश या जूट या कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, तो उन इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाएगी कि वो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगी? आप डिसाइड कीजिए। उसके बाद इंडिया का देखो, इंडिया एग्रीकल्चरल आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। हम टी यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर कैन एक्सपोर्ट करते हैं, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारे कहां से आते हैं? एग्रीकल्चर से। तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर का शेयर इन एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज और डिक्रीज? आप जज कीजिए क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? देखिए खुद। और उसके बाद आप देखिए रेवेन्यू, जो स्टेट रेवेन्यू होता है, स्टेट रेवेन्यू, उसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर आप इन चीजों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, थोड़ा सोचोगे, you can easily judge what will happen if agricultural land in India will continuously go on declining. हो गया? तो नेक्स्ट पॉइंट है, चलो अब आपने डिसाइड किया क्या हो जाएगा। अगर डिक्लाइन हो जाएगा तो प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट, क्या आप कुछ कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड कम हुआ भी, क्योंकि अर्बनाइजेशन की भी जरूरत है, कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज, दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें लैंड अंडर कल्टीवेशन हर हाल डे बाय डे कम हो रहा है। इससे जितने भी बैड इंपैक्ट्स इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेंगे तो वो डिस्कस होंगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स कि क्या किया जाए कि अगर लैंड अंडर एग्रीकल्चर कम भी हो लेकिन तब भी एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन कम ना हो। एक सजेशन मैं आपको एक क्लू दे सकता हूं। एक पॉइंट अगर मैं यहां दूंगा कि हम यूजुअली हॉरिजॉन्टल फार्मिंग तो करते हैं,
हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, क्या हम वर्टिकल फार्मिंग से कुछ हो सकता है? वर्टिकल फार्मिंग जैसे छोटा सा एक स्टैंड अगर हम रखेंगे तो अलग अलग शेल्फ जैसे बनाएंगे, हर शेल्फ पे अलग अलग वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, तो कम एरिया में ज्यादा वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द सजेशंस कि अगर हम हॉरिजॉन्टल फार्मिंग के लिए लैंड कम पड़ता है तो हम वर्टिकल फार्मिंग के लिए जा सकते हैं। हो गया एक। एंड और क्या मेजर्स हो सकते हैं? लेट यू थिंक अपॉन इट। क्या किया जाए कि अगर लैंड अंडर कल्टीवेशन हमें कम भी हो रहा है, लेकिन ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऐसी हो कि इट इज शेयर इन द नेशनल इनकम, इट इज शेयर इन द होल इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ इंडिया विल नॉट डिक्लाइन। तो ये आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हमारी बुक हमसे पूछती है कि इंडिया में जो क्रॉपिंग सीजन है, क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, तो उन पे आप कुछ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। ये 8th में आप लोगों ने पढ़े हैं कि ड्यू टू द लॉन्ग स्पेल ऑफ वार्म क्लाइमेट इन इंडिया, यहां ज्यादा साल के ज्यादा टाइम तक इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में गर्मी रहती है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग स्पेल्स ऑफ द हॉट क्लाइमेट इन इंडिया, India has many cropping seasons. India has many cropping seasons. तो एक क्रॉपिंग सीजन का अगर हम जिक्र करते हैं, जैसे या क्रॉपिंग सीजन्स एंड द क्रॉप्स दैट वी ग्रो इन दो सीजन दे आर अकॉर्डिंगली नेम्ड। जैसे अगर हम खरीफ क्रॉप्स लेंगे, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? देखो, खरीफ क्रॉप्स, इनको हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। दे आर यूजुअली, देखो समर क्रॉप्स मीन जो गर्मियों में ग्रो होते हैं, दे आर यूजुअली सोन, दे आर यूजुअली सोन, वी सो दीज, ध्यान रहे, दे आर यूजुअली सोन विथ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून्स एंड दे आर हार्वेस्टेड। हार्वेस्ट कब होते हैं? हार्वेस्टेड with the onset of withdrawal of southwest monsoons। यानी इट मीन्स वो क्रॉप्स जो जिनका सोइंग सीजन मई से जुलाई तक हो, क्योंकि उस टाइम साउथ वेस्ट मानसून मई से स्टार्ट होते हैं, और हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर अक्टूबर हो, दोज क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। And this cropping season is called खरीफ season और summer season। अब आप लोगों से अगर पूछूंगा, जरा बोले कौन से क्रॉप्स हम समर्स में ग्रो करते हैं? मई टू जुलाई सो करते हैं और सितंबर अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। एक लोकल बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है राइस, जो कश्मीर के हर बंदे को लगभग पता है कि इस सीजन में हम ग्रो करते हैं। दैट मीन्स राइस इज ए खरीफ क्रॉप। यहां राइस इज अ खरीफ क्रॉप, और उसके बाद कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, और उसके बाद लेट यू डू इट यूर सेल्फ। और कौन कौन से क्रॉप्स हम इस सीजन में ग्रो करते हैं? और आपसे अब क्वेश्चन एक है कि इस सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जिनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, क्या उनको रेन्स की जरूरत है? कम की ज्यादा? यूजुअली हर क्रॉप को मॉइस्चर तो चाहिए, वाटर तो चाहिए। इन क्रॉप्स को ज्यादा चाहिए कि कम? यस, समर्स में ज्यादा बारिश होती है, इस सीजन में ज्यादा बारिश होती है। दैट मीन्स दे नीड रेन्स। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड है, अगर समर सीजन एक होगा तो नेचुरली दूसरा क्या होगा? यस, विंटर। दूसरा क्या है? विंटर, जिसको हम रबी सीजन कहते हैं, और क्रॉप्स को कहेंगे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का जो सोइंग सीजन है, ये हम अक्टूबर नवंबर में सो करते हैं, एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू मई। इनकी हार्वेस्टिंग होती है। दैट मीन्स दे यूजुअली विद द ऑनसेट ऑफ द
विंटर। सो और जो ही विंटर स्प्रिंग आने लगता है तो इनकी हार्वेस्टिंग होती है। दैट मींस विंटर्स में ग्रो होते हैं। दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। और याद रहे कि यहां इनको इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। दे रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ द वाटर्स। ठीक है। और हम कश्मीर में कौन से क्रॉप्स यहां ग्रो करते हैं याद रहे तो एक हम वीट यहां ग्रो करते हैं एंड मस्टर्ड। दैट मीन्स वीट एंड मस्टर्ड जो है दे आर यस रबी क्रॉप्स। आया। और भी हम कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो कम ड्यूरेशन में तैयार होते हैं, जैसे हमारे कुछ वेजिटेबल जो जस्ट विद इन 1 or 2 months ग्रो होते हैं। क्यूकम्बर हम ग्रो करते हैं। दो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स, ZAID क्रॉप्स। ठीक है। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। 3 क्रॉपिंग सीजन इज मेनली खरीफ क्रॉपिंग सीजन, रबी क्रॉपिंग सीजन, रबी RABI रबी क्रॉपिंग सीजन एंड ज़ैद क्रॉपिंग सीजन। उसके बाद जो हमारी टेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन है नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज। व्हाट इज बेवरेज? बेवरेज क्या होता है? डिक्शनरी अगर हम खोलेंगे तो बेवरेज मीन्स एनी लिक्विड दैट यू कैन ड्रिंक, जो आप पी सकते हो। और बेवरेज क्रॉप्स क्या होते हैं? बेवरेज क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स, ध्यान दो, बेवरेज क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स from which we can prepare a drink other than water. बेवरेज क्रॉप वो क्रॉप जिससे हम एक ड्रिंक प्रिपेयर कर सकते हैं अदर देन वाटर। हम जब सुबह नींद से जागते हैं तो ऑलमोस्ट हम सारे कश्मीरी, क्या पूरे वर्ल्ड में, बेट एरिस्टोक्रेट कोई हो या कोई सोफिस्टिकेटेड पीपल को हम ले या एक आम इंसान को ले, ऑलमोस्ट हर कोई इंसान इस दुनिया का चाय पीता है। ये चाय आती कहां से है? यस, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। दैट मीन्स ये चाय जो है, ये टी जो है, ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। टी प्लांटेशन होते हैं। दिस टी इज द बेवरेज क्रॉप, क्योंकि इससे हम एक लिक्विड प्रिपेयर करते हैं। टी इज अ बेवरेज क्रॉप। टी एक बेवरेज, टी से हम बेवरेज तैयार करते हैं, जिसको हम टी ही कहते हैं। एंड ये कंज्यूम करता है एरिस्टोक्रेट से लेके, सोफिस्टिकेटेड पीपल से लेके, प्रेसिडेंट से लेके एक आम इंसान तक हर कोई ये कंज्यूम करता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इन इंडिया इज टी। और टी के बाद अगर हम देखते हैं कॉफी इज ऑल्सो बेवरेज क्रॉप। और टी की बात करते हैं, वेयर डज इट ग्रो? इसको ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या कश्मीर में ग्रो होता है? नहीं। क्या हमें यहां टी गार्डन्स है? नहीं। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि यहां टेम्परेचर विंटर्स में बहुत डाउन होता है। दैट मीन्स जिस ग्रोइंग जोन जो इसका होगा, द ग्रोइंग जोन, दैट मस्ट नॉट बी, उसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। वार्म ट्रॉपिकल जोन या वार्म टेम्परेचर जोन। तो ग्रो, ये अगर हम देखते हैं टेम्परेचर, द आइडियल टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ और फॉर द ग्रोथ ऑफ द टी, टी की बात हम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप टी। इसको ग्रो होने के लिए टेम्परेचर 24 डिग्री से 30 डिग्री तक हम कहते हैं आइडियल टेम्परेचर, 24 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए रेन कितनी चाहिए? बारिश कितनी चाहिए? बारिश ध्यान दो, 125 सेंटीमीटर से लेके
250 सेंटीमीटर इसके लिए आइडियल बारिश। लेकिन एक बात याद रहे कि ये बारिश ये नहीं कि एक ही महीने में सारी बारिश हो फिर साल भर नहीं हो। नो, इट मस्ट बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। इन फैक्ट टी कल्टीवेशन के लिए फ्रीक्वेंट रेन्स चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे, रेन शुड नॉट कलेक्ट एट द रूट्स ऑफ द टी श्रब। इट्स नॉट कलेक्ट फॉर इसके लिए फिर सॉइल क्या चाहिए, दैट मीन सैंडी। देखो पहली बात स्लोपी, स्लोप पे हो, उसके बाद स्लोपी अगर है, ठीक है, इट मस्ट बी, ध्यान दो, स्लोपी light and dark colored looms provided with light and dark colored looms। आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, इस सॉइल में क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिच इन पोटाश, इट शुड बी रिच इन phosphate, it should be rich in iron, it should be rich in nitrogen। that means अब अगर हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, फर्टिलाइजर, यस, एनपीके, यूरिया भी, पोटैश भी, देखो पोटैश, यूरिया एंड फॉस्फेट, तीनों केमिकल फर्टिलाइजर्स यहां चाहिए। एंड बिसाइड्स इट नीड सम ग्रीन मैन्यूअर्स, ग्रीन फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत पड़ती है टी के लिए। दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सम अप करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया, इट इज टी। इट इज कंज्यूम्ड बाय ऑलमोस्ट होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टी ग्रोज वेल ऑन द स्लोप्स। इट नीड्स टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर बिटवीन 24 to 30 डिग्री सेल्सियस। बारिश इसके लिए चाहिए 125 से 250 सेंटीमीटर आइडियल है। एंड दिस रेन शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, फ्रीक्वेंट रेन्स, वाटर शुड नॉट कलेक्ट एट द रूट्स, तो सॉइल स्लोपी होनी चाहिए। दूसरा कि इट शुड बी रिच इन केमिकल, दिस फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स में हमें यूरिया भी चाहिए, पोटाश भी चाहिए, फॉस्फेट भी चाहिए और ग्रीन मैन्यूअर्स भी चाहिए। एक और पॉइंट हम याद रखेंगे कि टी प्लांट जो है इट लव्स टू ग्रो इन शेड, ये शेड में ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कि राइस जो है, देखो क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप, इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो बहुत सारे लोग एक क्रॉप पे डिपेंड करते हैं एंड दैट इज राइस। खाते हो? यस, हम कश्मीरियों का कल्चर है कि हम बहुत थाली भर भर के दिन में कम से कम 2 बार तो खाते हैं। इवन हम मिड डे मील्स में भी आप लोगों को यही खिलाते हैं, राइस। अब देखो राइस है क्या, पहली बात आपसे पूछेंगे क्या ये समर्स में ग्रो होता है कि विंटर में? यस, समर। दैट मीन्स राइस जो है इट इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप है, समर क्रॉप है। हो गया। दूसरा पॉइंट, जो ये राइस ग्रो होता है समर में, तो टेम्परेचर क्या माइनस में उगेगा? नो, टेम्परेचर भी रिलेटिवली क्या चाहिए? हायर। तो टेम्परेचर इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, मोर देन 21 डिग्री सेल्सियस। क्या इरिगेशन की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। इसके लिए हम कहते हैं जो रेन है, रेनफॉल, ये चाहिए 125 सेंटीमीटर से या इवन 100 भी, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। और अगर बारिश कम हो, तो व्हाट वी नीड, तो आर्टिफिशियल इरिगेशन की जरूरत पड़ती है।
और इस राइस की बहुत सारी वैरायटीज ऐसी है जो यूजुअली जो हम कश्मीर में ग्रो करते हैं. दिस नीड स्टैंडिंग वाटर. राइस देख लो, एट द टाइम ऑफ सोइंग स्टैंडिंग वाटर, एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग निकाल के फिर अलग अलग जगह लगाना स्टैंडिंग वाटर. जब तक ये पकना स्टार्ट करता है तब तक. फॉर देखो, इन द बिगिनिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, इन द बिगिनिंग या फॉर फर्स्ट, ध्यान दो, फॉर फर्स्ट 2 months कम से कम एक स्टैंडिंग वाटर चाहिए. इट नीड्स स्टैंडिंग वाटर. स्टैंडिंग वाटर फॉर फर्स्ट, ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 months के लिए क्या चाहिए? स्टैंडिंग वाटर. आया? हाँ. अब सॉइल किस सॉइल में ग्रो होता है? देखो ध्यान दो. इट ग्रोज वेल लेटराइट सॉइल में, रेड सॉइल में भी, लेकिन सबसे अच्छा ग्रो होता है ये एलुवियल सॉइल्स में. इट और देखो ग्रोज वेल, ध्यान दो, ग्रोज वेल इन, ज्यादा अच्छा कहां? एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल्स में ज्यादा. ऑल्दो इट ग्रोज इन लेटराइट सॉइल ऑल्सो, इट ग्रोज इन रेड सॉइल ऑल्सो. ये उन सॉइल्स में भी ग्रो होता है, लेकिन ज्यादा कहां अच्छा ग्रो होता है? एलुवियल सॉइल्स. अब याद कीजिए, जब आप 9th में आप लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, आईसीआर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, उसमें एलुवियल सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने 9th की ज्योग्राफी में पढ़ी है. याद कीजिए एलुवियल सॉइल कहां ज्यादा मिलती है? यस, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में ग्रो मिलती है. एलुवियल सॉइल अलोंग कोस्ट लाइन्स भी मिलती है. एलुवियल सॉइल डेल्टा रीजन में भी मिलती है, रिवर वैलीज में मिलती है. देखो, कोस्टल एरियाज अगर हम लेते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, ऑल्दो गोवा में उतना लैंड नहीं है, फिर कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर ईस्ट से आंध्रा, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल. कोस्टल लाइन तो है, कोस्टल प्लेन्स है. एलुवियल सॉइल, वैलीज, प्लेन्स कश्मीर वैली में भी मिलते हैं. पंजाब में एलुवियल सॉइल है, हरियाणा में एलुवियल सॉइल है, यूपी में एलुवियल सॉइल है, महाराष्ट्र में एलुवियल सॉइल है, हमें बिहार में भी एलुवियल सॉइल मिलती है. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो ये एलुवियल सॉइल है, ये अगर इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में है तो राइस इज ग्रोन ऑलमोस्ट इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया.